चलो, तो ये आप लोग ने डाली हेडिंग। अब मुझे लगता है ये टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। आप स्टेट बोर्ड के हो, या आप सीबीएसई के हो, या आप आईएससी के हो, कोई भी बोर्ड हो। लेकिन ये टॉपिक उठाने के पीछे वजह ही मेरी ये है कि आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा आता है, लेकिन जब आप अब मुझसे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कितना आता था और अब हमें कितना आता है, ऐसा। और दूसरा क्या है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं कॉस्ट और एफएम, वो तो फुली न्यू है, तो उनमें तुम्हें वैसे ही नए टॉपिक्स पढ़ने हैं मेरे साथ। तो ये टॉपिक कहाँ पे थे, अब कहाँ पहुंचोगे, और मार्क्स वाइज भी बड़ा वैल्यूएबल चैप्टर है ये, इवन इन इंटर। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड है, ये बताइए। मैम, दिस इज कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। और उसके आगे शब्द लगता है रिवाइज्ड। इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने, उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे थे उनको थोड़े चेंज किए हैं, थोड़े ऑल्टर, इसीलिए उसका नाम क्या आ जाता है साथ में, रिवाइज्ड। ठीक है, चलो कॉपी में आओ और प्लीज लिखना स्टार्ट करो सभी लोग। एप्लीकेबिलिटी लिखना स्टार्ट करो। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, उसमें लिखिए आप कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज except OPC, except OPC। दूसरा स्मॉल कंपनी, except OPC, स्मॉल कंपनी। डोरमेंट कंपनी, OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और फिर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, for other forms of business, for other forms of business, though not compulsory, for other forms of business, though not compulsory, but recommended, but recommended, but recommended। डन। अब आई थिंक ये लिख लिया है सबने। छोटी सी सिंपल बात है, इसको हम समझ लें और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी एक मिनट देख लें। देखिए, आप लोग को नाम पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस मैम। थोड़ा सा किसी किसी को फॉर्मेट भी ध्यान में होगा कि मैम एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है, एक फाइनेंसिंग होती है। सवाल ये आ रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बनाना ही है, किसको बनाना ही है, कंपल्सरी सारी कंपनीज को बनाना होता है, सभी कंपनीज को बनाना होता है। सिर्फ किन्हें नहीं बनाना, ओपीसी विच इज योर 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी जो लॉ में आप पढ़ते हो, डोरमेंट कंपनी जो वापस आप लॉ में पढ़ते हो, और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी जो वापस से आप लॉ में पढ़ते हो। तो यहाँ हमें इन कंपनीज को नहीं स्टडी करना, हमें यहाँ ये स्टडी करना है कि इन कंपनीज पर AS3 की कैश फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। उसके अलावा जो दूसरे फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के, क्या क्या होते हैं आप लोग मुझे अगर बता पाए चार्ट में तो। मैम, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं। मैम, जैसे पार्टनरशिप होता है, बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें LLP, तो बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, यू गाइस नो दैट। तो बात ऐसी है कि इनको बनाना कंपल्सरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन क्या ये बनाएं तो बेहतर? आंसर इज यस, इट इज रेकमेंडेड। तो मैं आपसे पूछती हूँ
कि कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, नाउ यू हैव अ फर्म एंड आई विश कि तुम्हारे मानो 500 प्लस क्लाइंट्स हो। अब तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हारे पास आए और वो एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उन्होंने कहा हमने हमारा बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया है, आप प्लीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर दीजिए। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दोगे या नहीं बना के दोगे, उनको क्या राय दोगे, व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम, ये बताओ मुझे। देखूं जरा मैं कि तुम लोग को कैसे अपने क्लाइंट्स को क्या गाइडेंस देनी है, उसका जवाब है कि नहीं है। क्या बोलोगे बताओ। फुल सेंटेंस चैट में लिखो और मुझे अपडेट करो। तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, हाउ विल यू सजेस्ट देम। उन्होंने कहा हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर दीजिए। हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आई है का बिजनेस। हम उनसे कहेंगे देखिए, ऐसा नहीं करते अपन कि अपन उनको बोले ऐसा बना ही लो। हम उनको हमेशा अपने क्लाइंट को प्रॉपर लॉ समझाते हैं। हम उनसे कहते हैं सुनिए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो बनाते ही हैं, CFS आपके ऊपर कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपन CFS बना सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस। अच्छा दूसरी बात बताओ, तुम्हारे पास कोई कंपनी आई, पब्लिक कंपनी, और वो तुम्हारी क्लाइंट है, और उन्होंने तुमसे कहा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने हैं, बताइए हमें क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, क्या बनवा लें। बताइए आप इस बार CFS के रिस्पेक्ट में आप क्या बोलेंगे, इस बार CF के रिस्पेक्ट में आप क्या उनको गाइडेंस देंगे। यस, नाउ यू आर गोइंग टू एडवाइस कि आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना ऑप्शनल है कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। AS3 के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक इट। आई थिंक दैट्स कंप्लीटली फाइन एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं है अब इसके अंदर। यस, कुछ कुछ लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ये बात क्लियर, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कॉपी में जाओ और जरा लिखो नोट, कॉपी में जाओ और जरा लिखो नोट, प्लीज राइट डाउन। यस यस दुर्गा, दैट्स राइट। नोट लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर मैं उसको समझाती हूँ। वेयर एन एंटरप्राइज, वेयर एन एंटरप्राइज was not covered by this statement, where an enterprise was not covered by this statement, where an enterprise was not covered by this statement during the previous year, during the previous year, but qualifies in the current accounting year, but qualifies in the current accounting year, but qualifies in the current accounting year, comma करके लिखो, they are not supposed to, they are not supposed to disclose, they are not supposed to disclose the figures for the corresponding previous year. They are not supposed to disclose the figures for the corresponding previous year. They are not supposed to disclose the figures for the corresponding previous year. यहाँ तक सेंटेंस लिख लो तो एक बार डन लिख देना मुझे चार्ट में, और इसके बाद का जब पॉइंट लिखेंगे तो तुम बीच में अराउंड 4-5 लाइन छोड़ोगे, ठीक है, बिकॉज वहां मैं एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। यू विल लीव अराउंड 4-5 लाइन्स और फिर ही हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो एक बार फर्स्ट पॉइंट हो जाए तो जस्ट लेट मी नो कि मैम हो चुका है, डन डना डन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, तो ये पार्ट के बाद आप छोड़ें 4-5 लाइन और आगे का पॉइंट लिखें। Whereas if an enterprise qualifies, whereas if an enterprise qualifies
whereas if an enterprise qualifies to prepare cash flow statements, whereas if an enterprise qualifies to prepare cash flow statements during the previous year, during the previous year, but now disqualified, but now disqualified, कॉमा करके लिखो, will continue to prepare CFS, will continue to prepare CFS for another 2 consecutive years, will continue to prepare CFS for another 2 consecutive years, for another 2 consecutive years. As you are done with it, just give me a thumbs up in the chat so that I begin with the explanation part of these important points. जैसे ही हो जाए, just let me know it through the chat कि मैम डन। मैं स्पीड असेस करती रहती हूँ पहले, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही मेरी लय जाए। ऐसा ना हो कि मैं फट 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 बोलूँ और बच्चा पीछे रह जाए। सो वी नीड टू रिमेन इन सिंक विथ वन अनदर। चलिए, तो यू आर डन विथ इट। अब आप लोग पेन रख दीजिए। आपने लिख लिया, अब आप पेन रख दीजिए। गुड बच्चों की तरह बिल्कुल अब नहीं लिखेंगे। अगर कुछ छूटा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। अभी पेन रख दो और आप पॉइंट्स को सुनो। पीछे हमने कुछ एप्लीकेबिलिटी पढ़ी, अब हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं विच आर कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम AS3। पॉइंट कह रहा है, अगर कोई एंटरप्राइज was not covered by this statement during the previous year, मतलब पिछले साल उनके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कंपल्शन नहीं था। मैम क्यों नहीं था? बेटू हो सकता है पिछले साल तक वो कोई स्मॉल कंपनी रहे हों और अब नहीं है। हो सकता है पिछले साल तक वो कोई डोरमेंट कंपनी रहे हों, अब नहीं है। हो सकता है पिछले साल तक वो OPC रहे हों, 1% कंपनी, और अब वो अपना स्टेटस चेंज करा रहे हैं। तो लास्ट ईयर आपके ऊपर CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कोई कंपल्शन नहीं था, लेकिन करंट अकाउंटिंग ईयर में आप पर CFS की एप्लीकेबिलिटी अब आ गई है। अब आ गई है, पिछले साल तक नहीं थी। तो क्या करना है? तो मैं पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के बनाते हैं तो बेटे इसमें 2 साल कंपनी में हमें दिखाने पड़ते हैं। एक हम दिखाते हैं करंट ईयर और एक दिखाते हैं प्रीवियस ईयर। सब चीजों में, P&L में, बैलेंस शीट में, CFS में। इनका ये कहना है कि पिछले साल तो हम पे एप्लीकेबल था ही नहीं, इस साल एप्लीकेबल हो गया, तो करें क्या? तो करेंगे आप ये कि करंट ईयर की तो आप CFS की डिटेल्स दे देंगे और पिछले साल के रिस्पेक्ट में आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं ये करंट ईयर की पोजीशन है। अब जब आप नेक्स्ट ईयर जा रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर, तो आप लोग मुझे सोचिए और बताइए कि नेक्स्ट ईयर में CFS एप्लीकेबल होगा? तो उस साल का तो बनेगा ही बनेगा, बट क्या पिछले साल का भी अवेलेबल होगा डेटा? बताओ जल्दी से मुझे, यस और नो। बताओ मेरे को फटाफट से, यस और नो। यस। तो मैम हमारे पास अब दोनों सालों का डेटा होगा, तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दिखा पाएंगे। लेकिन इस साल हम, पिछले साल तो थे ही नहीं ना इस एप्लीकेबल क्राइटेरिया में, तो डेटा ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूट का कहना है, AS का कहना है मत दिखाओ लास्ट ईयर का। क्या ये बात पक्की हो गई तुम्हें? क्या ये बात क्लियर हो गई? यहीं पे मैंने इसको ड्रॉ करके समझाया है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। ये तुम्हारा पिछला साल है 21-22, ये तुम्हारा करंट ईयर है 22-23। इस साल हमारे ऊपर CFS एप्लीकेबल है, पिछले साल हमारे ऊपर CFS एप्लीकेबल नहीं था। तो हम जब अपना ये CFS बनाएंगे तो करंट ईयर का डेटा डाल देंगे,
पिछली बार का था नहीं, तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कहा है, एएस ने कहा है मत बनाओ, मत डिस्क्लोज करो उस डेटा को। तो तुम जाओ और प्लीज इसको नीचे ड्रॉ कर लो सब लोग। इसको जाओ और ये नीचे ड्रॉ कर लो, जो बीच में हमने जगह छोड़ी थी वहां पे। और बाय चांस किसी को क्लियर ना हो तो वो चैट में पूछ ले, बट आई एम प्रीटी श्योर कि समझ में तो आ गई होगी बात। गुड गुड गुड, दैट्स वेरी गुड। मैं फिर ये बात रिपीट करूंगी, इफ यू हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज इन सीए इंटर नवंबर 2024 अटेम्प्ट का एग्जाम उसका ड्यू है, एप्लीकेबल है, आप प्लीज उसके साथ ये शेयर कर दें इस पर्टिकुलर लेक्चर का लिंक। आई थिंक दैट वुड बी अ फेवर दैट यू डू टू मी एंड एज वेल एज टू योर फ्रेंड ऑल्सो, बिकॉज फॉर श्योर वो तुम्हें थैंक ही करने वाला है लेटर डेट पे कि भाई तूने मेरी मुलाकात करवा दी एंड आई रियली गॉट बेनिफिटेड। ये मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ इसकी। चलिए, तो ये आप लोग फटाफट से ड्रॉ कर लें और ड्रॉ करके मुझे बता दें कि मैम डन है। इट्स डन, डन डना डन। बात दिमाग में बैठी गई होगी, मुझे नहीं लगता रिवीजन की भी इसमें कोई जरूरत होगी अगर इस साल सीएफएस एप्लीकेबल है। पिछले साल सीएफएस एप्लीकेबल नहीं था, तो इंस्टीट्यूट ने कहा जब तुम अपना सीएफएस बनाओ इस साल का तो सिर्फ करंट ईयर का डेटा डाल देना, लास्ट ईयर का मत डालना, बिकॉज तब एप्लीकेबल था नहीं। तो हमने कहा ठीक, चलो ओके डन। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। सभी ने ये ड्रॉ कर लिया, आई एम गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम यू। तो अब आ जाए हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है पढ़ो गौर से, ध्यान से। Whereas अगर कोई एंटरप्राइज क्वालिफाइज फॉर सीएफएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ड्राइंग देखो, पिछले साल लास्ट ईयर सीएफएस हमारे पे एप्लीकेबल था। पिछले साल लास्ट ईयर हमारे ऊपर सीएफएस एप्लीकेबल था यहां पर। और क्या हुआ, इस साल नॉट एप्लीकेबल हो गया है। इस साल नॉट एप्लीकेबल हो गया है। अब आप पे सीएफएस बनाना कंपलसरी नहीं रह गया है बिकॉज ऑफ एनी चेंज। ऐसी सिचुएशन में एएस ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। एएस ने कहा अगर ऐसा होगा तो भी तुम्हें सीएफएस बनाना है, क्योंकि तुम पे लास्ट ईयर एप्लीकेबल था और एक साल नहीं, तुम्हें 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक बनाना पड़ेगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग इस पॉइंट का समझ पाए तो कहीं ना कहीं पहले आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी थी। अगर आप लोग उसको और बेहतर समझो तो डेफिनेटली कोई पब्लिक कंपनी रही होगी या एक बड़ी प्राइवेट कंपनी होगी, उन्हीं पे सीएफएस एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आप पे वो एप्लीकेबल था, इट वाज एप्लीकेबल, और बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टेटस अब क्या हो रहा है, अब आप पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो नहीं है के केस में ऐसा नहीं कि आप सीएफएस बनाना छोड़ दें, आपको तब भी बनाना है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपको वो बनाना पड़ेगा और लोगों को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो आपको सीएफएस से हासिल होती है। ठीक है, प्लीज ये आप ड्रॉ करें प्रॉपरली जैसे मैंने किया है, तो आपको दोनों ही पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और करने के बाद मुझे अपडेट कर दो डन। बाय चांस कोई डाउट हो तो पूछ लो कि मैम डाउट है। बस नोट सुंदर बनाना, साफ सुथरे, जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे सीनियर के नोट्स बता रही हूँ। ये जिसने तो बड़ा पास पास लिखा है, थोड़ा सा दूर दूर लिख सकते हो, बट हाँ दे शुड बी वेरी नीट, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन योर नोट्स। और हेडिंग्स ऐसे प्रॉपर डालें कि भाई फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, लाइक दिस। आई थिंक हम आगे चलेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है बात। चलो, तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग थी नंबर 1 करके एप्लीकेबिलिटी। अब हमारे पास सेकंड हेडिंग आ रहा है, प्लीज गो एंड राइट मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। Meaning of cash flow statement. You have little bit idea about it, we know, but we'll be noting it properly.
ताकि स्टेप बाय स्टेप ही जाएं, ऐसे कूद के आगे नहीं चले जाना है। तो नंबर 2, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे बच्चों, a huge fan of your notes making style. Notes will be wonderful for every child. क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत क्लैरिटी होना नोट्स से जरूरी होती है कि मुझे पढ़ना क्या है। कई बार बच्चों का एकदम से ऐसा कहना होता है कि वो प्रिंटेड मिल जाएंगे क्या। तुम्हें जब तक हम किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक हम उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। कभी भी नोट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, जितना ज्यादा वो नोट्स तुमने अपने हाथ से बनाए होंगे ना, तो तुमको एक एक वर्ड की क्लैरिटी होगी। और अगर तुम्हें वो नोट्स छपे मिलेंगे, तो मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, बनाने वाले ने या तो मॉड्यूल से टिप मारा है, कट कॉपी पेस्ट, या फिर उसने दिमाग लगा के मेहनत से अगर तुम्हारे लिए बनाया है, तो बात फिर ये है कि एफर्ट उसका लगा हुआ था और तुमने वो लिखा नहीं ना। और जब तक तुमने वो लिखा नहीं, तब तक तुम उसको उस लेवल का सीख नहीं पाते। तो नोट्स, मैं बिल्कुल ये आदत नहीं रखती कि बच्चों को बोलो भाई हमने तुम्हें क्लास में पूरा समझा दिया, अब तुम घर पे नोट्स बनाओ, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। और बच्चे पे आपने ढोल मारा तो मतलब प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? तो क्लास में ही हम नोट्स बनाएंगे, इतने प्रॉपर नोट्स कि उनको पढ़ो, हर बार रिवीजन उन्हीं से करो, एग्जाम से पहले उनको पढ़ो जाओ, और पेपर उसी में से जब आ जाता है तो ऐसे हो जाते हैं। हाँ जी, चलिए। तो सेकंड आ रहा है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखना स्टार्ट करो। कैश फ्लोज आर इनफ्लोज, कैश फ्लोज आर इनफ्लोज, कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. अगला बुलेट मार्क करके पॉइंट लिखो। Any transaction, any transaction, any transaction which does not result in cash flow, any transaction which does not result in cash flow, any transaction which does not result in cash flow should not should not be should not be reported in the cash flow statement, should not be reported in the cash flow statement, should not be reported in the cash flow statement। ब्रैकेट में लिख देना अंडर डायरेक्ट मेथड के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है। क्या मतलब होता है इसका, ये हम आगे देखेंगे। ब्रैकेट में लिख लो अंडर डायरेक्ट मेथड के लिए ये एप्लीकेबल है। तीसरे पॉइंट पे आओ। आई थिंक यहां तक हो गया होगा सबका। मूवमेंट्स विद इन कैश, मूवमेंट्स विद इन कैश और कैश इक्विवेलेंस, मूवमेंट विद इन कैश और कैश इक्विवेलेंस are not cash flows, are not cash flows, are not cash flows, because they do not change, because they do not change cash as defined in AS3, because they do not change cash as defined by AS3, as defined by AS3। यहाँ तक आप लोग लिखने के बाद मुझे एक बार अपडेट कर देंगे, अवगत कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि मैम हम लिख चुके हैं।
लिखने के बाद डू लेट मी नो कि यहाँ तक मैम डन। चलिए, अब आप पेन रख दो और बात को सुन लो। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हो सकता है ऐसा है जो मैं नहीं समझा पाऊंगी, बिकॉज वो हमें आगे सीखना है थोड़ा डिटेल के बाद, और बाकी वील अंडरस्टैंड। सबसे पहले बात हो रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो मैं एक पल को अगर आपको समझा दूं और नाम को ब्रेकअप करके बोलूं, सो द नेम इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको इसको ऐसे परसीव करना है, ऐसे समझना है कि पहली बात तो ये होगा एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो ये बताएगा कि जो आपका कैश है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो ये क्या है, क्यों है ये स्टेटमेंट? सिंपल बात, ये बताता है कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा आपका जा रहा है। अब इन्होंने ऐसा ना करते हुए कि सिंपली ये बताएं इनफ्लो और आउटफ्लो, उसको एक्टिविटीज में बांट दिया है, जिनको मैं आगे डिटेल आउट करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा रही हूँ। मैम कौन सी एक्टिविटीज? वही 3 एक्टिविटीज, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। तो आई विल स्पीक अ लिटिल मोर कि आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मतलब आपके ऑपरेशंस से मतलब आपके मेन धंधे से। क्या होता है मेन धंधा? सेल करना और सामान खरीदना दुकान के लिए, फिर बेचना, फिर खरीदना या खुद प्रोड्यूस करना। तो आपके बिजनेस में आपके मेन ऑपरेशंस से पैसा कितना आ रहा है और आपके बिजनेस से मेन ऑपरेशंस के चक्कर में पैसा कितना जा रहा है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताएगी। इन्वेस्टिंग क्या बताएगी? आपने कितने रुपए के इस साल में एसेट्स खरीदे, इन्वेस्ट करा। तो एसेट्स खरीदे तो डेफिनेटली आपका पैसा गया इन्वेस्ट करने। और आपने कितने रुपए के एसेट्स बेचे, तो एसेट्स बेचकर आपके पास पैसा आएगा। तो वो आप बताएंगे इतना पैसा आया मेरे एसेट्स बेचकर और इतना पैसा गया एसेट्स को खरीदने में। तीसरा आ रहा है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में कितना लोन लिया इस साल, कितना शेयर्स इशू करके पैसा उठाया, कितना ओनर ने कैपिटल के थ्रू बिजनेस में पैसा लगाया। तो ये फाइनेंसिंग। और बिजनेस से कितना पैसा लोन का रीपे हुआ इस साल, या शेयर्स को उनका पैसा वापस करा, या डिबेंचर्स को उनका पैसा वापस करा, ये भी है फाइनेंसिंग। तो करने को देखो बेटू, उसको लॉजिकली समझो। सिंपल काम ये हो सकता था कि हम बना दें रिसीट एंड पेमेंट, जैसे तुम एनपीओ में पढ़ते थे। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा बचा, कितना पैसा शुरू में था। ये पर्पस थोड़ी ना है कैश फ्लो का। पर्पस इससे ज्यादा है। पर्पस ये है तुम्हारा मेन जो धंधा है उसमें पैसा कितना आया और उसके कंटेक्स्ट में कितना गया। जो तुम्हारे एसेट्स हैं उनको बेच के कितना आया और उनको इस साल खरीदने में कितना लगाया। और जो तुम्हारे फंड्स हैं कितने भार से वो उठाए और कितने पैसों को चुका दिया। जब एक्टिविटी वाइज देखते हो तो तुम्हारी एनालिसिस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कंपनी की परफॉर्मेंस की बढ़ती है। मैम कैसे? मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, सुनोगे तो खुद ही डिफरेंशिएट कर पाओगे कि अच्छा ऐसा भी है क्या कुछ। सो लेट्स लुक एट इट। मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है, मानिए आप 5 लाख रुपए नेगेटिव। मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है सपोजिंग 8 लाख पॉजिटिव। अभी मैंने 2 चीजें ली हैं, 2 चीजें। तो इसमें क्या किया होगा? पैसे जहां जहां से आ रहे हैं ले लिए और पैसे जहां जहां गए ले लिए। यहाँ पैसे जहां जहां से आ रहे हैं ले लिए, जहां जहां गए ले लिए। तो मैम बस ये 2 वैल्यूज ही तो मिल रही हैं? नहीं। जब हम सीए हैं तो हमारे को पता है क्या है, हमें वो भी दिखता है जो दूसरों को दिखता है, मतलब ये नंबर्स। और हमें वो भी दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता, मतलब उस नंबर के चक्कर में कंपनी की हालत हम इवैल्यूएट कर पाते हैं।
हम एनालाइज कर पाते हैं, हम नंबर्स के पीछे जो कंपनी की हालत है वो समझ पाते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं। तो सुनना मेरी बात गौर से, अगर ये आ रहा है 5 लाख नेगेटिव, इससे मतलब ये है कि आपका जो मेन एक्टिविटी है, सेल्स वेल्स, उससे पैसा आता होगा, और जो चीजें आपने परचेज करी हैं, परचेज दुकान के लिए, या आपने दुकान का रेंट पे करा, या आपने लोगों को सैलरी पे करी, या आपने लोगों को वेजेस पे करे, उसमें जो पैसा गया, दिमाग लगाओ, जो गया मेन एक्टिविटीज में वो ज्यादा रहा होगा, और जो सेल करके पैसा आया वो कम रहा होगा, तो हम -5 लाख पे खड़े हैं। तो कोई भी अगर सोच पाए तो यू विल रियलाइज कि कितना बेवकूफ ढब्बो बिजनेस है, भोंदू कहेगा कि ये क्या ही बिजनेस है भाई, कि ऐसा बिजनेस करो जिसमें हमारी मेन एक्टिविटी से, जिसके चक्कर में हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कम आता है, और उसके लिए जो चीजें हम खर्चा कर रहे हैं तो पैसा ज्यादा लग जाता है। तो इट इज सो अजीब सा बिजनेस। अभी और सुनो मैम, पर इन्वेस्टिंग में तो पॉजिटिव आ रहा है 8 लाख रुपए। सोचो इसको भी जरा एक पल को। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव आने का मतलब है कि तुमने बिजनेस के एसेट्स, जमीन, मशीन, बिल्डिंग बेचे, उससे पैसा आया, और हो सकता है कुछ एसेट्स खरीदे, उनमें पैसा गया। आई रिपीट वंस अगेन, तुम्हारे बिजनेस के कुछ एसेट्स तुमने बेचे, उनसे पैसा आया, और हो सकता है इस साल तुमने कोई एसेट्स खरीदे भी, उनमें पैसा गया। तो पॉजिटिव आ रहा है तो बट ऑब्वियस बात यह है कि पैसा आया ज्यादा। इसका मतलब यह है कि तुमने एसेट्स बेचे ज्यादा। तो अगर आप लोग सोच पाए तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम एसेट्स बेच बेच कर पैसे अरेंज कर रहे हैं। हम पैसे एसेट्स बेच बेच कर पैसे अरेंज कर रहे हैं। तो कोई इसको ओवरऑल टोटालिटी में देखे, तो मैं कंपेयर करूं और तुम्हें बताऊं, जो वो लोग नहीं होते बड़े माँ बाप के, अमीर माँ बाप के बच्चे, ये थोड़ी सी उनका रिफ्लेक्शन है। सबके लिए नहीं कह रही, बट बहुत कॉमन, स्पेशली इंडियन सोसाइटी का यही हाल है कि हमारे पापा के 10 जमीनें हैं, 2-4 बंगले हैं, 10-20 गाड़ियां हैं, हमें मेहनत करने की जरूरत क्या है? और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हैं तो अपने में उतना सेंस और सलाहियत अगर नहीं होती, तो बिजनेस में पैसे हम लगाए चले जा रहे हैं, उससे इतने पैसे आते तो है नहीं। बट कोई लोड की बात नहीं है, पैसों का क्या रखा है, एक फ्लैट बेच देंगे, एक प्लॉट बेच देंगे, लो माला माल। अगर आप इसको समझ पाओ, इट इज नो वैल्यू एडिशन, इट्स नो वैल्यू एडिशन, नॉट एट ऑल। इट इज कहीं ना कहीं एरोजन, एरोजन। ग्रोथ नहीं हो रही, अपने पुराने एसेट्स को बेच बेच के खा रहे हो। ये पोजीशन है, कितने दिन चलेंगे एसेट्स, कितने दिन चलेंगे? बच्चों देखो यार, इतने से नंबर से हम कितने डीप में जा पा रहे हैं। ऐसा ही होता है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने फॉर डिस्क्लोजर। आपको चीजों को सही से डिस्क्लोज करना है, ताकि यूजर ये सब बातें समझ पाए कंपनी की, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करे कंपनी में। ऐसा ना हो किसी भी कंपनी में उठा के इन्वेस्ट कर दे। वैसी बात हो गई जैसे डेमो क्लास, कि डेमो क्लास होगी तो बच्चा पढ़ पाएगा, तो फिर वो समझ पाएगा, तो ही पैसे इन्वेस्ट करे। सेम बात एएस कहते हैं, कि पहले कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ो, उनकी पोजीशन समझो, फिर ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो। मस्ती मजाक में मत कर दो कि 10 लोग कर रहे हैं तो हमने कहा चलो हम भी कर लें। तो सेम बात है क्लासेस की, कि ऐसा नहीं 10 कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो हम भी कर लें। पहले देख तो लें कि क्या इससे कोई फायदा है भी कि नहीं। तो बड़ी कनेक्टिंग बात हो गई, बाय चांस बड़ी कनेक्टिंग बात हो गई। मुझे ये बताओ, तुम लोग को ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ मतलब समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ मतलब समझ में आ गया? क्योंकि मैं तुमको एक और केस दूंगी, एक और सिचुएशन, जिसके अंदर आई वांट कि तुम लोग एनालाइज करो और मुझे बताओ, क्या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? सही बात है, खैर। बट वो कंपनी कहती है पहले खरीद के इस्तेमाल करो, तो अल्टीमेटली तो पैसे ले ही चुकी होती है। चलो गेट बैक है, गेट बैक एवरीबडी। तो मैं तुमको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोजिंग ऑपरेटिंग है 4 लाख पॉजिटिव, और इन्वेस्टिंग है 1 लाख पॉजिटिव। मुझे तुम पहले 4 लाख के रिस्पेक्ट में लिखो चैट में, और ये बताओ, इज इट इंडिकेटिंग गुड पोजिशन ऑफ द कंपनी और बैड पोजिशन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स मेन एक्टिविटी? मेन एक्टिविटी अच्छी चल रही है कि मेन एक्टिविटी बकवास चल रही है?
मेन एक्टिविटी अच्छी चल रही है कि मेन एक्टिविटी बकवास चल रही है? डू लेट मी नो दैट। हमारे बच्चे आंसर टाइप कर रहे हैं और मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, बिकॉज वो जब तक आंसर देंगे नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि उनको कितना समझ आया। तो यू आर सेइंग इट्स अ गुड पोजीशन। इट्स अ गुड पोजीशन मतलब हमारे ऑपरेशन से जो पैसे आए हैं वो ज्यादा होंगे, और जो हमारे गए हैं ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में पैसे वो कम होंगे। तो कुल मिला के हम पैसे बचा पा रहे हैं। गुड। अच्छा मैं आपसे बोलूं, बताइए ये 1 लाख अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? एसेट्स बेचे ज्यादा के या एसेट्स खरीदे ज्यादा के? एसेट्स बेचे ज्यादा के या एसेट्स खरीदे ज्यादा के? मैम इट इज इंडिकेटिंग दैट वी हैव सोल्ड मोर एसेट्स देन वी हैव बॉट। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से किस इंसान को बेहतर तरजीह दोगे, उसकी एफिशिएंसी बेहतर मानोगे? वो व्यक्ति जो जो अपने घर की चीजों को बेच बेच के पैसे इकट्ठा करता है, या वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत से एफर्ट लगा लगा के अपने घर के वेल्थ को बढ़ाता है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? यस, दैट्स गुड एंड दैट्स करेक्ट। डेफिनेटली द पर्सन जो अपने एफर्ट्स लगा लगा के बिना घर के एसेट्स बेचे अपने घर की वेल्थ बढ़ाता है, वही बेटर है। अगर कोई बिजनेस ऐसा कर रहा है तो इट इज गुड, इट इज गुड। ये किसकी वेल्थ बढ़ा रहा है? ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ा रहा है, ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ा रहा है। और अगर बिजनेस ऐसा कर रहा है, अभी तो थोड़ा सा ही है, मैं इसको बड़ा फिगर कर दूं 10 लाख, मैं और बड़ा फिगर कर दूं 10 करोड़, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये कोई अच्छाई है? नहीं, ये कोई अच्छाई नहीं है। आप कहाँ से पैसे ला रहे हो? हमारी चीजें बेच दे रहे हो, तो आपने थोड़ी ना कोई फायदा करवाया, तो कोई अच्छाई नहीं है। मुझे लगता है एकदम डीप में ये बात सबको क्लियर हो गई। डीप में ये बात सबको क्लियर हो गई, तो मैं ये भी लिखवा देती हूँ, फिर ये आगे के सेंटेंसेस एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? तो जहां तक तुम लोग ने इतना लिख लिया था ना, इतना तो लिख चुके थे, इसके बाद ऐसे 2-3 लाइंस छोड़ देना और तुम ये ड्रॉ करो, ऐसे ही ड्रॉ करो, ऐसे ही ड्रॉ करो सब बच्चे। बनाओ सेंटर में बिजनेस, सेंटर में बिजनेस बनाओ, बिजनेस, बिजनेस कंपनी है हमारी ये, कंपनी, बिजनेस। लिखो कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। वी नीड टू नो द सोर्स। और जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे? ठीक है, ये क्या हो जाता है अपना मैम? ये हो जाता है हमारा इन फ्लो, आना, इन फ्लो, आना, आना। और ये हो जाता है हमारा आउट फ्लो, आउट फ्लो, जाना, जाना। ठीक है, नीचे एक्टिविटीज लिखो ऑपरेटिंग, इनको डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। नोट्स बाद में बनवाऊंगी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों के। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। चलो, ऑपरेटिंग के नीचे लिखो पॉजिटिव हो, तो यू गाइस नो दैट कि ये अच्छा है। पॉजिटिव हो तो क्या हाल है बताइए? यूजर क्या समझे, क्या हाल है? गुड, गुड, गुड। वैल्यू एडिशन, वेल्थ में एडिशन करवा रहे हो आप हमारी। ऑपरेटिंग के नीचे पॉजिटिव लिखो और लिखो क्या हाल है, इज इट गुड और बैड? इट्स गुड। और जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, उसमें पॉजिटिव लिखो और लगाओ बड़ा सा कट। इट्स नॉट गुड। एसिड्स बेच बेच के कमाना इज नॉट गुड एट ऑल। मेहनत से कमाओ, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं। तो इसको लगाओ कट
नेगेटिव होना बेहतर है। मुझे बताएगा कोई इंसान नेगेटिव अगर हो रहा है इन्वेस्टिंग तो उसका मतलब क्या है? आप यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक आप लिख लो और मुझे आप बताओ फिर कि इन्वेस्टिंग अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? एसिड्स ज्यादा खरीदे हुए हैं, दैट मीन्स हमने सेल कम करे और हमने जो खरीदे परचेज्ड वो ज्यादा है। इज इट गुड और बैड? आप रियल लाइफ में सोचो और बताओ कि कोई इंसान कार खरीद ले, कोई इंसान जमीन खरीदे, कोई इंसान बिल्डिंग खरीदे, कोई शॉप खरीदे, फर्नीचर खरीदा, तो आप क्या कहोगे कि उसने अच्छा करा या बुरा करा? Will it help that person increase his assets? Yes. Is it कहीं ना कहीं showing improvement in his lifestyle? Yes. Similarly, अगर ये negative आता है, इसका मतलब business अपने assets बढ़ा रहा है। तो आप बढ़ा तभी पाते हो जब आपके पास funds होते हैं। आप तभी बढ़ा पाते हो जब आपकी growth होती है। तो negative आना मतलब it's good that we are doing more and more investment and we are buying more assets। तो आइडिया सबको शायद हो गया। तीसरा लिखो financing। तीसरे पे आओ फाइनेंसिंग। लिखो पॉजिटिव और लिखो नेगेटिव। हाँ, वो वाली बात जय अपन थोड़ा आगे जाके समझेंगे। ज्यादा भी इन्वेस्ट करने वाली बात अपन आगे समझेंगे। एंड यू नो कि अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वही बात पढ़ते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने रिटर्न के केस में। अभी फर्स्ट क्लास है, उसके हिसाब से इतना समझना बच्चों के लिए पर्याप्त है। डिटेल हम फर्दर आगे देखेंगे। फाइनेंसिंग में लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ये बताइए, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मतलब दे रहा होगा ये? मैंने आपको ये समझाया नहीं, लेकिन मैंने जिस तरीके से अभी तक आपको समझाया है, आई एम प्रिटी श्योर कि अब आपकी थिंकिंग स्किल्स खुद डेवलप हो रही हैं। तो फिनेंसिंग अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, लोन्स और लिए या फिर शेयर्स और इशू करे। बोलो हाँ या ना। लोन्स और लिए या शेयर्स इशू ज्यादा करे, तो ही पैसे आ रहे होंगे। और नेगेटिव है तो क्या है? नेगेटिव है तो क्या है? रीपे ज्यादा करा या शेयर्स को रिडीम कर दिया। अब वो कब होता है कब नहीं होता वो अलग बात है, अभी समझ लो। मैम इन दोनों में से बेटर क्या है? तो आई वुड से बोथ आर ओके। ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये बुरा है कि ये बुरा है या ये अच्छा ही है और ये अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज वो डिपेंड करता है बिजनेस की सिचुएशन पे। अगर आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाह रहे हो, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हो, तो बट ऑब्वियस बात है फंड्स लगेंगे। और फंड्स लगेंगे तो आप बाहर से पैसा और उठाओगे ही। तो इट इज गुड बिकॉज इट्स लीडिंग टू एक्सपेंशन। वेराज अगर आप अपना बिजनेस कोई बड़ा नहीं कर रहे, तो जो आपके पुराने लोन्स चले आ रहे हैं, अगर आप उनको पे कर देते हो, तो ये भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है। तो इवन दिस इज गुड। बट दोनों में से कौन सा हमेशा ही सही होगा ऐसा नहीं है। आप उसको हमेशा कॉन्टेक्स्ट में समझते हो कि बिजनेस कर क्या रहा है। अगर बिजनेस अपना बढ़ा रहा है, अपना आपको एक्सपैंड कर रहा है, तो पैसे लगेंगे तो बाहर से लेना चलेगा। बिजनेस उसी पोजिशन में है, तो उसने कहा मैं अपने उधारियों को चुका दूं, तो इट इज अगेन गुड, दैट इज शोइंग कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो आई होप ये बात यहाँ तक सबको पक्का क्लियर हो गई। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो एक आध मिनट लिख लो, मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ तक में कोई डाउट आया हो तो वो पूछो कि मैम मुझे ये डाउट है, फिर वो हमारी लिखी बात है और मैं समझाऊं तुम्हें। यहाँ तक इफ यू आर राइटिंग एनी एक्सप्लेनेशन यू गो एंड राइट फटाफट से एंड देन लेट मी नो।
Clear, and you have written also. Good. Bachoo, let me tell you as we proceed further that you're really fortunate. For what reason? Okay, you have cleared your CA foundation. There are so many children. 30% मोटा मोटा इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया है, 70% बच्चे ऑलमोस्ट फेल हुए हैं। तो लाखों बच्चे फेल हुए हैं, सो मेनी। तो आपने क्लियर किया। मैं आपको लास्ट क्लास में भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से ये बोलूंगी, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मेरा ये मानना है कि हमें आगे सोचना चाहिए अब, पीछे की जगह। जिनका नहीं निकला वो भी आगे सोचें, और जिनका निकल गया वो भी अब आगे का सोचें। बिकॉज हमने संडे तक कल अच्छे से एंजॉय कर लिया है अपने रिजल्ट को। आगे की कहानी ये है कि आप 30% में तो अपना नाम दर्ज करवा चुके, लेकिन आगे जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उसमें 10% ऑलमोस्ट पासिंग रिजल्ट होता है। तो आपकी जितनी मेहनत आज तक रहती थी, आपकी मेहनत को आपको कोशिश करना है 3 गुना कर दें, ताकि वो जो 10% रिजल्ट है विच इज 1/3, आप उसमें भी अपना नाम दर्ज कर पाए। तो प्लीज इंश्योर करिए कि भले ही हम एकदम स्टार्टिंग में खड़े हैं, लेकिन हम मस्ती मजाक में ना हो कि अरे यार अभी कौन करे, अभी तो है टाइम, कर लेंगे ग्रेजुअली ज्वाइन। या अरे यार अभी कौन करे, अभी तो डेमो चल रहा है, अभी तो डेमो है, फिर सीरियस स्टडी स्टार्ट होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम यहाँ पे आपको अभी से ही सीरियस पढ़ा रहे हैं। और ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये मेन क्लास में अपन फिर नहीं पढ़ रहे होंगे, बिकॉज हम अभी ही इतने डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चा पढ़े उसकी वैल्यू एडिशन हो। तो आपसे गुजारिश है कि वो जो एक होता है ना पास होने के बाद, कि यार अपन ने तो पास कर लिया, अपन तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस। क्या बोल रहे हो? अब उन 30% बच्चों को 10% में आना है, और आने के लिए सीरियसनेस और मेहनत बढ़ाना है। चलो, तो तुम लोग ने ये कर लिया और तुम्हें ये बात क्लियर भी हो गई। ये आप लिख चुके, अब आगे पढ़ लें। एनी ट्रांजैक्शन विच डज नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो, मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ना पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं, ना आ रहे ना जा रहे हैं, ऐसे कुछ होता है? होता है डेप्रिसिएशन। ना पैसे आते ना पैसे जाते। बैड डेट, ना पैसे आते ना पैसे जाते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ना पैसे आते ना पैसे जाते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब तक पे नहीं किया, ना पैसे आ रहे ना पैसे जा रहे हैं। इन चीजों को हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाना है, बिकॉज हमें कैश फ्लो में वही चीजें दिखानी है जिनसे पैसा आ रहा है या जिनसे पैसा जा रहा है। लेकिन ये बात तब तक वैलिड है जब तक आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो। जब आप इनडायरेक्ट कर रहे होते हो तो उसका सिस्टम ही अलग होता है, जो आप लोग ने मेनली 12th में पढ़ा है। तो ये पॉइंट वैलिड है डायरेक्ट मेथड तक। आ रहा है पॉजिटिव, जा रहा है नेगेटिव, इस टाइप से। ठीक है, आखिरी पढ़ो। मूवमेंट्स विद इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैम इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ऐसा है, जैसे वो कॉन्ट्रा नहीं होता था अपना कैश बुक में, उस टाइप से। के पास कैश है, आपने बैंक में जमा कर दिया, तो एक चीज बढ़ गई एक चीज कम हो गई। बट आप मुझे ये बताओ सोच के, क्या बिजनेस के पास बाहर से पैसा आ रहा है? क्या बिजनेस के पास से बाहर पैसा जा रहा है? ये तो बस फॉर्म बदल रहा है। या मैं कहूँ आपसे, आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए अपने अगले बैंक अकाउंट जो कि है पीएनबी में। पीएनबी, तो एक जगह से पैसा जा रहा है, अगली जगह पैसा आ रहा है। बट क्या ऐसा है कि बिजनेस में इनफ्लो या बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है? नहीं। तो ये जो इंटरनल मूवमेंट होता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नहीं दिखाते। इट इज नॉट टू बी शोन देयर, इट इज नॉट टू बी शोन देयर। आई थिंक क्लियर रहेगा। अरे बच्चा कह रहा है मैंने 12th में पढ़ा था आपसे, 2018 में अभी तक याद है। वेरी गुड। पढ़ाई होनी ऐसी चाहिए कि हम भूले नहीं। तो ये वाली चीज आई थिंक क्लियर है। कोई ड्रॉ करना चाहे तो कर दे कि ये जो इंटरनल मूवमेंट्स हैं, इनको नहीं दिखाया जाता कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हम बाहर से जो पैसा आ रहा है और पैसा बाहर जा रहा है उसी को सीएफएस में दिखाते हैं। इफ यू आर लाइक डन विथ योर नोटिंग एंड ऑल, तो हम आगे चलेंगे। हम आगे चलेंगे और एक बार आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि फर्दर कंटिन्यू कर पाए। मुझे फटाफट से आप लोग जवाब देंगे इन द चैट। एवरीबडी गेट रेडी, एवरीबडी गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस, और फटाफट से आप लोग मुझे जवाब देना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, मुझे बताओ कि सीएफएस सबको बनाना है बिना नोट्स में देखे? बिना नोट्स में देखे मुझे देखना है तुम्हारा रिटेंशन लेवल कितना है। सीएफएस क्या सभी को बनाना है? यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए बस।
यूट्यूब में थोड़ा सा टाइम लगता है, आई नो दैट देयर स्लाइट ऑफ डिले, बट आप अपने एंड पे स्पीड मेंटेन करिए, जैसे ही क्वेश्चन सुन लें तो जल्दी से जवाब आना चाहिए। दी आंसर इज नो, सभी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिन पे सीएफएस बनाना कंपलसरी नहीं है? दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक इट, बना लें उनकी मर्जी लेकिन कंपल्शन नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं? यस, करेक्ट। तो मैम एक आती है इसमें ओपीसी, एक इसमें कौन सी आती है हमारी, डोरमेंट कंपनी। यस, और कौन सी आ रही है, स्मॉल कंपनी, और आ रही है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। अच्छा ये बताओ जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, ट्रस्ट, एलएलपी, ये सबको बनाना कंपलसरी है? यस और नो, बस इतने में जवाब दे दूं, यस और नो। ऑल राइट, दैट्स गुड कि नो मैम उनको बनाना कंपलसरी नहीं है, रेकमेंडेड है, बना लें तो बढ़िया, नहीं तो ठीक चलेगा। ऑल राइट, मुझे जल्दी से ये बात बताओ कि अगर पिछले साल हमारे ऊपर सीएफएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी और इस साल आ गई, तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या हमें दोनों वर्षों का सीएफएस बनाना है, पिछले साल का भी दिखाना है और इस साल का भी, या सिर्फ करंट ईयर का? शॉर्ट में ही जवाब दे देना, बोथ द ईयर्स या ओनली करंट ईयर? बोथ द ईयर्स और ओनली करंट ईयर? द आंसर इज ओनली करंट ईयर। एक आध किसी का गलत भी जवाब आया है, ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का आपको नहीं बनाना क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं थी, एएस 3 ने ये आपको छूट दी हुई है। लेकिन अगर पिछले साल एप्लीकेबल था और इस साल एप्लीकेबल नहीं है तो भी बनाना है, इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, फॉर 2 consecutive years। आई थिंक दैट्स completely fine and clear to all of you. That is completely fine and clear to all of you. चलो बच्चों, ये इतना पार्ट हमने अकाउंट्स में किया एंड आई थिंक फर्स्ट डे के हिसाब से वैसे आई हैव सो मच टू टीच यू, बट दिस मच इज सफिशिएंट।